नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश के पूर्व थल सेना प्रमुख जिन्होंने लद्दाख में चीन को आंख में आंख डालकर जवाब दिया, आज उनकी एक अनपब्लिश्ड किताब देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट बन गई है। देश के पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे एक किताब लिखते हैं, नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस किताब में चीन के साथ 2020 की जो झड़प हुई थी और जो अग्निवीर योजना है वो तमाम ऐसे मुद्दों का जिक्र है। इसी किताब को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज एफआईआर दर्ज कर ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कहती है कि इस किताब की कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं है, फिर भी इसकी पीडीएफ कॉपी और कवर सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं। इसीलिए शक है कि एक अनपब्लिश्ड किताब गैर कानूनी तरीके से सर्कुलेट हुई और इसी आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब जो पब्लिशर है बुक का, पेंगुइन, वो कह रहा है कि ये किताब ना छपी है, ना डिजिटल रूप में रिलीज हुई है और ना ही हमने इसकी कोई कॉपी पब्लिश की है। यानी पेंगुइन के मुताबिक किताब का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। राहुल गांधी संसद में इस किताब की कॉपी लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब मौजूद नहीं है, पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। तो फिर ये क्या है? ये किताब ही तो है, ये क्या है? राहुल गांधी एक कदम आगे जाकर के जनरल नरवणे का 2023 का ट्वीट भी दिखा देते हैं, जिसमें जनरल नरवणे इस किताब को खरीदने की अपील करते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि नरवणे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर किताब मौजूद नहीं है तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों हुई, और अगर किताब मौजूद है तो फिर सरकार इनकार क्यों कर रही है? यानी आज देश के सामने 3 दावे हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि किताब सर्कुलेट हुई, पेंगुइन कहता है कि किताब है ही नहीं और राहुल गांधी कहते हैं कि किताब है और उसी किताब से सरकार डर रही है। तो अब आज असली सवाल ये नहीं है कि किताब छपी या नहीं छपी है, असली सवाल ये है कि एक पूर्व आर्मी चीफ की किताब से सरकार इतना घबराई हुई क्यों है। और आज इसी पर आज हम डिबेट करेंगे, सवाल करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं, तमाम तरह की जो चर्चाएं आज सुबह से ही चल रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, एक अजीबोगरीब बहस देखने को मिल रही है। बहस कानून की नहीं है, किसी घोटाले की नहीं है, बल्कि एक ऐसी किताब की है जो सरकार कहती है कि छपी नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसी किताब पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब इसको लेकर के पूरी थ्योरी चेंज हो जाती है कि अगर किताब अनपब्लिश्ड है तो फिर उसका कवर, पीडीएफ, कंटेंट सब कुछ इंटरनेट पर कैसे पहुंचा। और ये इस किताब को लेकर के जो ट्वीट है जनरल नरवणे का, वो भी वायरल हो रहा है और वो कहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल ना। अब उन्होंने लिंक भी दिया है और देखिए पेंगुइन का ट्वीट भी है यहाँ पर कि ये किताब जो है वो आ चुकी है। उसके बावजूद अब दिल्ली पुलिस कह रही कि भाई किताब ही नहीं आई हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आज राहुल गांधी जब संसद में पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, उनका जो बयान है वो पहले सुनवाते हैं, क्योंकि वही है जो सबसे पहले इस किताब को लेकर पहुंचे। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए, the central thing is, वो दिखाना जरा, वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, पोस्टर लाओ जरा, पोस्टर लाओ।
This is the image. ये देख दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए. This is the image that you have to understand. ये हुआ है. जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है वो इस कारण हुई है. ये हुआ है. ठीक है, क्लियरली इसको समझिए. ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट. मेन चीज ये है. थैंक यू. तो सर आपने पूरी बात सुनी आज कैसे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है इस बुक को लेकर के कि भाई पब्लिश नहीं हुई है, फिर भी इसकी जो कॉपियां हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं. अब इसको लेकर के राहुल गांधी ने पूरी की पूरी सच्चाई बता दी है. नरवणे का ट्वीट भी दिखा दिया है, पेंगुइन का ट्वीट भी दिखा दिया है. अब पेंगुइन की किताब मौजूद नहीं है, लेकिन खुद नरवणे 2023 में ट्वीट करते हैं कि मेरी किताब उपलब्ध है. तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? जय संविधान. देखिए, ये प्रश्न जो है बिल्कुल अनपेक्षित है, इसलिए कि हमारे लिए हमारी देश की सेनाएं सर्वोच्च हैं. देश की सेना ने जो भी कहा आज तक हमने माना. हमारी देश की सेना ने कहा कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की. अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक में यह प्रश्न उठा लोगों के दिमाग में, विपक्षी लोगों के दिमाग में उठा कि भाई ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसका प्रूफ दीजिए. तो ये कहा गया ये देशद्रोही हैं, क्योंकि सेना कह रही है सर्जिकल स्ट्राइक हुई. प्रश्न पूछने वाले लोग जो हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं और सेना के शौर्य पे प्रश्न उठा रहे हैं. हमने मान लिया बात, हमने कहा कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई. फिर उसके बाद ये पहलगांव के अंदर हुआ, जहां पे 2000 पर्यटक थे, एक भी पुलिस अधिकारी नहीं था, एक भी सेना का अधिकारी नहीं था. हमें जवाब नहीं मिला. लेकिन फिर आपने कहा हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया. हमने मान लिया आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया. भाई हम तो सेना की बात को बिल्कुल एक तरह से गीता के वाक्यों की तरह मानते हैं, क्योंकि सेना का हम सम्मान करते हैं और मानते हैं कि सेना जो कहेगी सही कहेगी. आपने कहा कि हमने उनके बेसेस खत्म कर दिए, हमने उनके न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिए, और हमने गोदी मीडिया को नहीं माना था जब गोदी मीडिया कह रहा था कि रावलपिंडी भी कब्जा हो गया, लाहौर भी कब्जा हो गया, कराची भी कब्जा हो गया. हमने उन मूर्खों की बात को नहीं माना था, क्योंकि वो लोग तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बुला के उन्हें पैसे दे दे के भारत को गाली दिलवाते हैं और मोदी जी उन पर कोई एक्शन नहीं लेते. लेकिन सेना की बात पे कभी हम इनकार नहीं करते, इसलिए कि सेना हमारे लिए जान देने को तत्पर होती है. इस बार हम सेना का विश्वास क्यों ना करें, सेना प्रमुख का विश्वास क्यों ना करें, जनरल नरवाणे की बात का विश्वास क्यों ना करें. अच्छा, जनरल नरवाणे के बारे में निधि अगर किसी भी आर्मी ऑफिसर से बात करोगी तो भाई मेरा स्रोत तो वही है कि मैं टीवी देखता हूं और जितने भी ये आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स आते हैं जो कहते हैं मानते हैं. भाई जनरल रावत भी एक बहुत विश्वसनीय व्यक्ति थे जो सीडीएस थे. जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लोगों के दिमाग में आया कि इतना सुरक्षित आदमी सीडीएस लेवल का, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, पता नहीं चला क्या हुआ. रहस्य तो था. अच्छा, उसके बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया, विजय रूपाणी साहब का उसमें देहांत हो गया. फिर वो ब्लैक बॉक्स का लास्ट कुछ समय गायब हो गया. फिर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया. फिर उनके भतीजे ने आरोप लगाया कि उसके अंदर बम रखा था. देखिए, खतरा है और नरवाणे साहब पे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इस समय सरकार वर्सेस नरवाणे साहब हो रहा है. और नरवाणे साहब पे हम विश्वास करते हैं, सरकार क्यों विश्वास नहीं कर रही है. सरकार एक सेना अधिकारी और वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सारे आर्मी ऑफिसर्स ये कहते हैं नरवाणे जैसा शुद्ध आदमी, ईमानदार आदमी, हार्ड वर्किंग आदमी, राष्ट्र के प्रति समर्पित आदमी, अभी तक मुझे एक आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर नहीं मिला जिसने जनरल नरवाणे के बारे में कुछ ऊट-पटांग बोला हो. उन जनरल नरवाणे साहब के बारे में इस तरह की उल जलूल बातें करना. अब नरवाणे साहब ने किताब लिखी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो निधि है जिससे ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, एफआईआर लिखाएंगे, पूछताछ, अच्छी बात है एफआईआर हो गई, पूछताछ होगी, कोर्ट में जाएगा ना. पुलिस तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी को अरेस्ट नहीं कर लेगी, कोर्ट में पेश होंगे. अच्छा, कोर्ट में बताया जाएगा असली मुद्दा क्या है. असली मुद्दा यह है कि जो नरवाणे साहब ने कहा वो सच है या झूठ. अगर नरवाणे साहब ये कहते हैं कि मैंने फोन किया कि चीनी सेनाएं घुसती चली आ रही हैं और मैंने 2-3 बार फोन किया, उसके बाद 2.5 घंटे के बाद मुझे राजनाथ सिंह ने बताया कि साहब ने कहा है जो तुम्हारी इच्छा है कर लो.
ये तो शर्किंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम संजय शर्मा के पास जाओ कि साहब ये समस्या है, संजय जी आप बताइए। वो कहे निधि जो तुम्हारा बनाए करो, सही हो गया तो मैं वाहवाही ले लूंगा, और गलत हो गया तो मैं नाप दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। ये तो उसी तरह की बात हो गई। अब नरवाने साहब ने सच कहा है झूठ, ये देखने की बात है ना। तो क्या नरवाने साहब की बात को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं? पहला पक्ष तो ये हो गया जिसमें मैं इंटरेस्टेड। पहली बात तो मैं इंटरेस्टेड हूं कि नरवाने, लेकिन नरवाने साहब को झूठा बताने की औकात पूरे विश्व के अंदर किसी की नहीं है। भारत की तो बात छोड़ दीजिए आप, इतने अब राइट ऑफिसर हैं वो। पहली बात। नंबर 2, अगर ये किताब पब्लिश हुई है और लोगों के पास आ गई है, राहुल गांधी के पास आ गई है, विश्व में कोने कोने पे ये किताब चली गई है, तो पेंगुइन झूठ बोल रहा है। भाई पेंगुइन ने तो खुद ही ट्वीट किया ना कि हमने ये किताब पब्लिश हुई है और खरीदी, और लोगों ने खरीदी। हाँ, ये बात दूसरी है कि विश्व में खरीदी, दूसरे देशों में खरीदी, भारत में भी खरीदी। लेकिन जब भारत सरकार को पता चला कि यह मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया कि यहां पे भारत के अंदर नहीं बिकेगी, लेकिन विश्व में तो बिक रही है। भाई अगर नहीं बिक रही तो लोगों के हाथ में कहां से आ रही है? अच्छा, तो नरवाने साहब खुद प्रूव कर देंगे कि मेरी किताब है कि नहीं है, मेरी लिखी हुई किताब है कि नहीं। तो इसका मैंने पेंगुइन झूठ बोल रहा है। पेंगुइन झूठ क्यों बोल रहा है? अब तो एफआईआर हो गई ना, अब तो पेंगुइन को भी पेश होना पड़ेगा, अब तो जनरल नरवाने को भी पेश होना पड़ेगा, अब तो राहुल गांधी को भी पेश होना पड़ेगा, और सरकार को भी यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने 2.5-3 साल से इस किताब को रोका क्यों हुआ है। दूसरी बात, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 35 किताबें ऑपरेशन सिंदूर पे छपी हैं और सरकार ने अनुमति तुरंत दे दी है। क्योंकि जो किताब आपके हित में है उसको आप पब्लिश करने देंगे, और जो नहीं हित में है उसको पब्लिश नहीं होने देंगे। ये तो यही चीज मंशा क्लियर हो रही है। इसका मैंने जनरल नरवाने के कथन पे या तो उसको काट दीजिए, आप कह दीजिए पार्लियामेंट के अंदर जनरल नरवाने झूठ बोल रहे हैं। आपको हम लोग पकड़ के पीटेंगे अगर जनरल नरवाने पे एक शब्द भी आपने बोला। हमारे आर्मी चीफ पे भी शब्द बोला, पूरे देश की जनता खदेड़ देगी आपको। वैसे ही आप आजकल, पहले था घर घर, नाम क्यों लूं मैं, पहले था घर घर, अब हो रहा है थर थर। घर घर मोदी, अब हो रहा है थर थर मोदी। अरे यार, महिलाओं से, वो भी दलित महिलाओं से, गरीब घर की महिलाओं से, संघर्ष करने वाली महिलाओं से, सांसदों से डरने वाला आदमी देश की रक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा, जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो देखो, जनरल नरवाने साहब पे कोई भी अगर कुछ बोला, हाँ एफआईआर हो गई, बहुत अच्छी बात है, आएंगे, विवेचना होगी, प्रूफ वो रखेंगे, किताब दिखाएंगे, जनरल नरवाने साहब को बुलाया जाएगा, आपने ये लिखा है, वो कहेंगे हाँ लिखा है। पेंगुइन से पूछा जाएगा, मैं तो कह रहा हूं पेंगुइन को भी बुला लो, सुप्रीम कोर्ट कर दे इसकी इंक्वायरी। अब असली मुद्दा यह है कि जनरल नरवाने साहब ने यह लिखा है या नहीं लिखा है, नंबर 1, और नंबर 2, ये किताब छपी है कि नहीं छपी, अप्रूव हो जाएगा। मतलब इन्होंने केवल, देखिए इनका काम होता है टाइम गेन करना। भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम होता है टाइम गेन करना, क्योंकि जैसे आजकल ट्रेड डील पे बात हो रही है, देखिए अब इन्होंने 15 ही दिन का टाइम तो गेन किया है ना, बाकी तो कुछ नहीं किया है। सच्चाई तो सामने आई जाएगी। इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया है, किसानों और मजदूरों की अवहेलना कर दी है। ये 15 दिन के बाद प्रूव होगा, अभी नहीं होगा, 15 दिन के बाद। इसलिए हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हेमंत शर्मा ने मोदी जी को बचाने के चक्कर में, हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में खुद ही जेल जाने की व्यवस्था कर दी। उन्होंने एक, आपने देखा होगा वो क्या अववाह होता है, क्या होता है, वो ड्रेस व्रेस पहन के, टोपी वोपी लगा के, बंदूक से मियाओं को मार रहे हैं कि 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो, इन्हें परेशान करो, मियाओं को भगाओ। अच्छा, मोदी जी चले गए मलेशिया। मलेशिया का जो प्रधानमंत्री है वो भी मुसलमान है और मुसलमान डोमिनेटेड एरिया है। महुआ मोइत्रा ने वो एक ट्वीट किया, उस फोटो को लगाया, और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, वहां प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी से पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो तुम अपने देश में? अमेरिका तुम्हारे पीछे पड़ा है, यूरोप तुम्हारे पीछे पड़ा है, मलेशिया, मुस्लिम देश तुम्हारे पीछे पड़े हैं, चाइना तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अब रूस, जो हमारा 100 साल पुराना दोस्त था, वहां पे भी 4 भारतीय छात्रों पे चाकू से हमला हो गया। वहां के रूस वाले कह रहे हैं कि बेटा हमने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, और तुम तेल खरीदना बंद करके अमेरिका की गोदी में जाके क्यों बैठ गए? निधि, भगवान जो है ना, वो देर है उसका अंधेर नहीं है।
और भारत माता की कृपा से, भारत माता के प्रताप से हम इस निष्ठुर, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, भाई इतना तो भाई राहुल गांधी तो चलिए बड़े वीर आदमी हैं, चले जाते हैं। भाई मुझे भी बड़ी, आपको बता चुका हूं, सच बात है, झूठ नहीं बोलता मैं, मुझे खुलेआम धमकियां दी गई हैं, स्वामी साहब बुड्ढे हो, मार देंगे, लाठी से पैर तोड़ देंगे। मैंने कहा देखो, राष्ट्रहित से ऊपर कुछ नहीं, तोड़ दो, मरना तो है ही एक दिन, आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे, लेकिन भारत माता के साथ धोखा नहीं करेंगे। और 4 औरतों से डर गए आप। अरे औरतों छोड़ो यार, 4 आदमियों से डर जाते आप, बेचारी महिलाएं। और वो महिलाएं कह रही हैं कि हम प्रोटेस्ट कर, पहले भी मनमोहन सिंह के जमाने में 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह को घेरा था, और वो बुजुर्ग आदमी, वो बुद्धिमान आदमी, वो पढ़ा लिखा आदमी एक शब्द नहीं बोला था। खैर चलिए, नेहरू जी की फोटो जो है आइंस्टीन के साथ होती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की फोटो एप्स्टीन के साथ होती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान, यह आश्चर्य हुआ था जब उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था कि इतने तपे तपाए नेताओं को छोड़ के उनको डिप्टी सीएम क्यों बनाया दिया। उनके बेटे की पार्टी भी एप्स्टीन और वो सब भी चीजें अब सामने आ गई हैं। तो अभी तो देखिए ये क्या क्या करेंगे, कैसे झूठी एफआईआर लिखाएंगे, लेकिन समय हो तो बलवान, और वो समय आ रहा है, और लोग डरने लगे हैं, और देश की जनता जागने लगी है, और देश का लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, देश महान देश बनेगा, और हम 142 करोड़ लोग एकजुट होकर एक परिवार की तरह भारत माता की रक्षा करेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी बात हो गई कि इस किताब को लेकर के इतना हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देश की सुरक्षा को असली खतरा इस किताब से, मुझे तो लगता है कि इस किताब में लिखी सच्चाई से है, और उसी से सरकार डर रही है। और अगर मुझे लगता है कि अगर जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं जैसा कि सरकार कह रही है, तो सरकार ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर सरकार एफआईआर क्यों करवा रही है? देखिए जनरल नरवाणे, और ये भी देखिए, मुझे जितनी राजनीतिक समझ है, जनरल नरवाणे साहब ने भी, भाई हैं तो अब तो रिटायर्ड है ना, रिटायर्ड अफसर हैं, और उनको उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ में गर्म आलू दे दिया गया था, ए हॉट पोटैटो वाज हैंडेड ओवर टू मी। चीनी सेना सामने, वहां के ऑफिसर्स पूछ रहे थे क्या करूं, और ऊपर से मुझे निर्देश नहीं मिल रहा था, मेरे सिर पे सारा बोझ आ गया था। तो खुंदक तो खाए बैठे होंगे वो। अच्छा, वो भी चितपावन ब्राह्मण हैं, उसी महाराष्ट्र के जहां के आरएसएस से सारे प्रमुख रहे हैं। तो देखिए ये तो उनकी आत्मा पे ठेस तो पहुंची होगी कि ऐसा तो कभी नहीं होता भाई। इंदिरा जी को भी मानेकशॉ ने कहा था अभी आक्रमण करेंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे, 6 महीने टाइम दीजिए। इंदिरा जी ने कहा ठीक है 6 महीने टाइम लो। सजेशन लेके निर्देश देना एक अलग मुद्दा होता है। अगर नरवणे साहब से ये कहा होता मोदी जी ने या राजनाथ सिंह ने, बताइए विकल्प क्या है? ये विकल्प है साहब, लड़ें न लड़ें, पीछे हट जाएं, मारें, फायर कर दें। तो राजनाथ सिंह कहते हैं आपकी क्या राय है? वो कहते हैं साहब फायरिंग कर देनी चाहिए, कर देते फायरिंग। फिर तो ये होता ना कि भाई ठीक है म्यूचुअल कंसेंट से हुआ, लेकिन सब कुछ उन पे छोड़ देना, इसका माने आप जो हैं 56 इंच नहीं, आप 26 इंच भी नहीं। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं सर, और इसीलिए राहुल गांधी ने सामने आकर के आज ही एफआईआर, ये सारी बातें सामने आई, और आज ही राहुल गांधी ने सामने आकर बता दिया कि असली कारण क्या है इसका। ये जो एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, कल भी आपने देखा राहुल गांधी सुबह बोलने के लिए खड़े हुए, उनको बोलने नहीं दिया गया, फिर शाम को खड़े हुए वो बोलने के लिए, तो शाम को भी कहा गया कि भाई स्पीकर से परमिशन नहीं है कि आप किसी और मुद्दे पर बोल सके, अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो बोलिए। क्योंकि अब जो विपक्ष है उसने एप्स्टीन फाइल का मुद्दा, चलिए ठीक है, उसने कहा ठीक है ठंडा हो गया। फिर उसके बाद ये जनरल नरवणे का मुद्दा, कोई बात नहीं आप नहीं बोलने दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने बाहर आके सब कुछ बता दिया। पर संसद के अंदर अगर ट्रेड डील पर चर्चा करना चाहते हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने दिखाया, लास्ट में पोस्टर दिखाया उस वीडियो के, कि इसीलिए जो पीएम मोदी है वो डरे हुए हैं, क्योंकि हम ट्रेड डील पर चर्चा करना चाहते हैं, और वो जो मोदी जी हैं उन्होंने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। अब अगर इस मुद्दे पर भी चर्चा नहीं हो सकती, जो कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रेड डील, जिस पर सरकार इतना बखान कर रही है, तो फिर किस बात पर आखिरकार संसद में चर्चा होगी? अच्छा निधि ये बताओ, अगर ट्रेड डील राष्ट्र के हित में है
और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी जी किसी से डरते नहीं है, अपने टर्म्स पे उन्होंने ट्रेड डील कराई। अगर ऐसा होता तो आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी प्रपोज करती लेट अस डिस्कस ट्रेड डील। नहीं, भाई अगर मेरा दिल साफ है, मेरी आत्मा साफ है और मेरे इंटरनल कॉन्शियसनेस ये कह रही है कि मैं जीता हूं, मैं कहता डंके की चोट पे डिस्कशन करो, आओ बताओ, मैं प्रूव करूंगा कि मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं और भारत को फायदा होगा। लेकिन जब आपको असलियत पता है, इसीलिए पीयूष गोयल साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछ लिया क्या यह बात सही है कि आपके बेटे जो हैं वो भारतीय नेशनल नहीं है। अब बताइए इसका क्या जवाब दिया पीयूष गोयल ने, पता है आपको? उन्होंने कहा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से पूछिए, जयशंकर से पूछिए। अपने बेटे के बारे में मुझे भी पता है, मेरे बेटे की नेशनैलिटी क्या है, सिटीजनशिप कहां की उसने ले रखी है। बाप को कहता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से पूछिए। मतलब आपके बेटे और बाप के इतने खराब संबंध हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं वो किस देश का नागरिक है। और सोनिया गांधी पे आप आरोप लगाते हैं, जो भारतीय नारी और भारतीय बहू के रूप से पूरी तरह से भारतीय संस्कारों का पालन करती है। और जितने बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और हमारे जयशंकर साहब की पत्नी ही विदेशी हैं, लेकिन उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा इनकी पूछ वाग लगा दी है हेमंतो विश्व शर्मा ने। अब हेमंतो विश्व शर्मा जो है भागते फिर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे जेल भेज दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो असली जेल जाने की नौबत तो हेमंतो विश्व शर्मा की है। और इस मामले में अच्छा हुआ एफआईआर हो गई है, क्योंकि अब जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये साफ हो जाएगा। और नरवाणे साहब भी जो है हिम्मत रखे। अच्छा, लिखा तो है ही, वो किताब तो है ही, किताब तो बिकी है, हजारों कॉपीज चली गई हैं, तो इनकार करने से भी कुछ नहीं होता, सच्चाई तो सामने आई जाएगी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। अब बात करते हैं उस नोटिस की जिसको लेकर के पूरे संसद में हंगामा मचा हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ पेश कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, और इस प्रस्ताव पर 118 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। इसके बाद विपक्ष ने लोकसभा सचिवालय को नोटिस सौंपा है और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसकी जानकारी दी है। और उन्होंने बताया कि आज 1:14 पर नोटिस पेश किया गया और ये नियम 94C के तहत ये प्रस्ताव लाया गया है। और लोकसभा सचिवालय के हवाले से एक खबर भी आ गई है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिल गया है। अब नियमों के मुताबिक इसका आकलन करके आगे के कदम उठाए जाएंगे, यानी कि आगे की जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। अब आप सर बहुत टाइम से आप तो संसद देखते हुए आ रहे हैं, आपने क्या कभी ऐसा कोई नोटिस देखा है किसी भी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ आया हो और इतनी फजीहत हुई हो किसी की? देखिए, मुझे लग रहा है कि ओम, ये जो धनखड़ साहब थे, बिल्कुल उसी तरह से ओम बिरला साहब की भी विदाई तय हो गई है। देखिए, बहुत बड़ी गलती धनखड़ साहब ने कर दी थी। एक प्रकार से उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि वो पिट्ठू बन गए भारतीय जनता पार्टी के। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का किसी के प्रति स्नेह नहीं है, न देश के प्रति स्नेह है, न देश की आर्थिक स्थिति के प्रति स्नेह है, न रुपये के प्रति स्नेह है, न भारत वासियों के प्रति स्नेह है, न एनवायरमेंट के प्रति स्नेह है, न पानी की शुद्धता के, उन्हें केवल सत्ता से स्नेह है। और इस तरह से जैसे ओम बिरला साहब ने उनकी इमेज को डैमेज किया है, जानबूझ के नहीं किया होगा, मिला उन्हें पीएमओ से ही आदेश होगा कि ऐसा कर दो। लेकिन अब मुश्किल यह है कि स्केपगोट तो किसी ना किसी को बनाना है। और इसीलिए मैं अपनी बात पे स्थिर हूं निधि। मेरे को ऐसा लगता है, सच हो सकता है ना हो, भाई मेरा एंटिसिपेशन है, पीयूष गोयल भी 15 दिन के बाद मंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि पीयूष गोयल पूरी तरह से उलझ गए हैं ट्रेड डील में। तो सीधी सी बात यह है कि ये उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, फिर उनको तबीयत खराब हो गई थी, फिर वो अपना चले गए थे, फिर वो गए थे। ओम बिरला साहब भी जाने वाले हैं और पीयूष गोयल भी जाने वाले हैं। मगर सर आपको क्या लगता है जब धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, आपको याद होगा, तो उस समय धनखड़ जी उसके बाद थोड़ा सा नरमी से पेश आने लगे थे और सबको बोलने देने लगे थे। कुछ दिनों तक तो काफी ज्यादा कांग्रेस सांसदों से उनकी नजदीकियां भी देखी गई और मल्लिकार्जुन खड़गे जब भी बोलने के लिए खड़े होते थे और सामने जो सत्ता पक्ष के सांसद थे वो हंगामा करते थे, फिर भी धनखड़ उनको बोलने देते थे कि आप अपनी बात कंप्लीट करिए। और विपक्षी सांसदों के प्रति भी उनका जो रवैया था वो नरम पड़ गया था। क्या आपको लगता है कि ओम बिरला के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा? देखिए, सीधी सी बात यह है, चाहे आप सभापति हों, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप राजा हों,
अगर आप निष्पक्ष रहेंगे आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए जनता भी समझती है, बच्चे भी समझते हैं, सब समझते हैं। भाई मैंने बचपन में हमने भी देखा है, भाई हमने गलती की है, माँ मार रही है तो क्या गलत कर रही है, हम जानते हैं बदमाशी की है, कम पिटाई हुई, यही गनीमत है। अब आप जो है पक्षपात करें, हमें सबसे बड़ी, और स्टूडेंट्स को भी सबसे बड़ी समस्या होती थी, इसीलिए मैं अपनी क्लास में सबसे पहले कह देता था, अमीर घर के बच्चों याद रखना कभी गलतफहमी। और मेरे एक स्टूडेंट था जो कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बेटा था, और एक था जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बेटा था। मैंने कहा देखो इस चक्कर में कभी मत रहना कि तुम इतने बड़े अधिकारी के बेटे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुमने क्लास में लेट आए या तुमने कोई भी गुस्ताखी की, आई एम द टीचर ऑफ द क्लास, आई विल हैंडल यू अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन सबने इज्जत बख्शी, एनएसए के बेटे ने भी इज्जत बख्शी और जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे ने भी, कि सर नहीं गुरु हैं आप, जो आप, मैंने बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के बेटों को क्लास के कोने में खड़ा कर दिया था, किसी ने कुछ नहीं बोला, सर प्लीज बैठ जाने दीजिए सर, मैंने कहा ठीक है बैठो। देखो ये मर्यादाएं हैं एक टीचर की। जब मैं क्लास में बैठूंगा और मान लीजिए कोई टीचर, उसे मैंने पीएचडी का जैसे एनरोल करा लिया, तो मेरे से यंग बच्चे भी अगर मेरे टीचर होंगे तो मुझे स्टूडेंट की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। आपने मर्यादा का पालन नहीं किया, अगर आपने पक्षपात किया तो आपने सभापति पद की मर्यादाओं को धोखा दिया, अब झेलिए। और सर उस दिन जो स्पीकर ओम बिरला ने आरोप लगाए थे, आज उसका जो वीडियो है वो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और साफ तौर से वो दिखा रहे हैं संसद का वीडियो जो हम लोग देखते हैं वो वीडियो नहीं है, किसी दूसरे एंगल से वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और वो मिल गया है सत्ता पक्ष को, और सत्ता पक्ष को वायरल कर रहा है। सबसे पहले तो यही बात समझ में नहीं आती कि संसद टीवी के जो वीडियोस हैं वो इन लोगों को कैसे मिल जाते हैं। तो उन्होंने जो वीडियो जारी किया पहले वो दिखाते हैं, फिर इस पर जो टिप्पणी की है वो भी दिखाएंगे। बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन आधा विषय है आग्रह करें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को 11 बजे के लिए जो सभापति के कुर्सी पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंके गए। ये वीडियो सर जारी किया गया है बीजेपी के द्वारा और इसमें देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस की महिला सांसद हैं, जो विपक्ष की महिला सांसद हैं, वो सीट पर जाकर पहुंच जाती हैं और जो मंत्री हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, तमाम सांसद हैं, वो समझाते हुए नजर आते हैं उन लोगों को और उनसे उनकी बहस होती हुई नजर आती है। इस वीडियो को लेकर के अब बीजेपी ने इसको शेयर किया है और कहा है कि कांग्रेस की महिला सांसद स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर जानबूझकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इशारों से दूसरों को संकेत दे रही हैं। ये आकस्मिक नहीं था, ये सुनियोजित था और संसद के पवित्र परिसर में आखिर क्या योजना बनाई जाती थी, ये दृश्य गंभीर और चिंताजनक सवाल खड़े करते हैं। ऐसा व्यवहार अभूतपूर्व और गैर जिम्मेदाराना है और ये किसी स्वतः विरोध प्रदर्शन की बजाय किसी पूर्व नियोजित उकसावे की ओर इशारा करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह का व्यवहार बिना किसी निर्देश के नहीं होता। कांग्रेस एक सुनियोजित योजना पर अमल कर रही थी और उसके पीछे राहुल गांधी का हाथ है। फिर से हम इन सारी चीजों के पीछे राहुल गांधी का हाथ बता दिया है बीजेपी के द्वारा ये ट्वीट करके। अब इस वीडियो को लेकर के आप क्या कहेंगे सर? पहली बात तो कि बार बार जो किरण रिजिजू ऐसे ऐसे वीडियो शेयर करते रहते हैं जो हमें ना देखने को मिलते हैं, ना आम जनता को देखने को मिलते हैं, ना तो विपक्ष को, लेकिन सत्ता पक्ष को ये फुटेज मिल जाते हैं और उसके बाद जो ये आरोप लगाए जाते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? भाई देखिए पहले भी आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिर फट गया था, उसको 6 टांके लगे थे और बाद में वो टांके भी गायब हो गए और वो सांसद भी गायब हो गए। मान लीजिए बात सही है, मान लीजिए वीडियो सही है, होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था संसद की मर्यादाओं का ध्यान रखना सभापति महोदय का काम है। महिला उनको बुलाती मार्शल्स को और उनसे कहती हैं कि इन महिलाओं को हटा दो वहां से, उसकी पूरी फोटोग्राफी होती, यही तो काम है ना। अगर मान लीजिए अब प्लान्ड है नहीं प्लान्ड है, क्या मकसद था क्या नहीं था, ये इशू नहीं है। अगर इन्होंने, और ये मनमोहन सिंह के जमाने में भी हुआ था जब बीजेपी के लोग उनको 12-13 घिर के खड़े हो गए थे, वहां तो इस प्रकार का दृश्य उपस्थित नहीं हुआ था। मनमोहन सिंह डरे नहीं थे, हिले नहीं थे,
अरे सरदार आदमी था यार, सिख आदमी था, देखने में लगता था डर, वो है मोहन सिंह है, लेकिन बड़ा वीर आदमी था। और इसीलिए उसने अपनी मर्यादाएं कभी नहीं छोड़ी, लास्ट मोमेंट तक व्हील चेयर पे आया, लेकिन कांग्रेस के लिए वोट देने आया, जानते बूझते कि कांग्रेस बिल में विरोध नहीं कर पाएगी। तो देखिए सीधी बात है, अगर सच भी है, अरे मार्शल आते उनको हटा देते, लेकिन इसकी वजह से कि वहां 3-4 लेडीज आ गई और 20 लोग भारतीय जनता पार्टी के घेरे हुए हैं, अच्छा तभी मोदी जी डर गए। मोदी जी किसानों से भी डर गए थे, मोदी जी उनसे भी डर जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भी डर जाते हैं। अरे भैया मैं कह रहा हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं महोदय, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं 142 करोड़ लोग, मत डरो। अभी राहुल गांधी देश की जनता से कहते थे डरो मत, अब राहुल गांधी को मोदी जी को कहना चाहिए, मोदी जी डरो मत, हम आपके साथ हैं। 56 इंच सीना जरूरी नहीं है, फौलाद भगत सिंह का 56 इंच का सीना नहीं था, कुंवर सिंह का 56 इंच का सीना नहीं था, दुबले पतले लोग थे ये, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, ये कोई पहलवान नहीं थे, लेकिन दिल मजबूत था। दिल बड़ा होना बीमारी है, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे कि मेरा सीना बड़ा चौड़ा है, कहेंगे ज्यादा मोटे हो गए, जरा कम करो यार, वेट कम करो वरना ये क्रॉनिक डिजीज बन जाएगा। सीना चौड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का सीना छोटा था, 6-5 फीट के थे, लेकिन फौलाद शेर का था। हमने फौलादी सीने वाले प्रधानमंत्री देखे हैं। मोदी जी आपसे प्रार्थना है, जरा वीर बनिए, ये डरपोक मत बनिए, ये आपकी पद की मर्यादा से उचित नहीं है। तो अगर थी भी महिलाएं, मान लीजिए जो मनमोहन सिंह के जमाने में हुई थी, मार्शल आती उन्हें हटा देती, कोई बात नहीं, बात खत्म हो जाती। मोदी जी आते, एलओपी भी बोलते, मोदी जी भी बोलते। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे न एलओपी बोले ना प्रधानमंत्री बोले। भैया इतने डरपोक प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए महाराज, हमारी अच्छा, पूरे ये देश बयान में। सर मैंने आज और सुना, किरण रिजिजू कह रहे थे कि गतिरोध पैदा करने का कोई फायदा नहीं है, जरूरी नहीं कि खाली राहुल गांधी ही बोले, बाकी विपक्ष के लोग भी बोल सकते हैं, और अगर वो नहीं भी बोलते हैं बजट पर, तो जैसे हमने, हमारे पास पूरी संख्या है, हमारे पास बहुमत है, तो जैसे हमने अविश्वास, जैसे हमने वो राष्ट्रपति अभिभाषण पर वो हमने प्रस्ताव पास करा लिया था, वैसे ही हम बजट का प्रस्ताव भी पास करा लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। ये उनकी जबान थी आज सुबह। देखिए वो गौमांस खाते हैं इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए अगर आपके पास संख्या बल है, इसका माने पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है, इतने इनको भत्ते देने की जरूरत क्या है, ये मोटे मोटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां जाके बैठे हुए हैं, इनकी जरूरत क्या है। संख्या बल डिसाइड हो गया, आपके पास 292 का सपोर्ट है, मत बुलाइए पार्लियामेंट, हमारे करोड़ों रुपए बचा दीजिए, गरीबों में बांट दीजिए। किसानों को हम एमएसपी नहीं देते, बच्चों को अग्निवीर बना देते हैं, बच्चों की लाठियों से पिटाई करते हैं, तो ये पार्लियामेंट का नाटक करते क्यों है अगर संख्या बल आपके पास है। और कुछ, अरे हम सुनना चाहते हैं अपने सांसदों को, हम अपने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सुनना चाहते हैं किसका क्या स्टैंड था। तो देखिए किरण रिजिजू, और मेरे को तो प्रधानमंत्री से भी शिकायत है, क्योंकि एक बार बताते हैं कि रिजिजू साहब ने कहा था मैं गौमांस खाता हूं, क्योंकि वो जिस जगह के रहने वाले हैं गौमांस, तो मोदी जी ने उनको क्यों मंत्री बनाया हुआ है एक सनातनी रूप में, मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा आपत्ति है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, बहुत बहुत भाई शुक्रिया अगर सर मैं आपका। प्रधानमंत्री होता, किसी गौमांस खाने वाले को मैं मंत्रिमंडल गया, उसे 3 फीट दूर रहता कि बेटा 3 फीट दूर रहना, हाथ भी मत मिलाना मुझसे, दूर से नमस्कार करना है कर लेना। गौमांस खाने वाले को, क्योंकि गौ हमारी माता है, दूध हम इसी का पीते हैं, इसके बछड़े के बल पर हम भारतवासी जीते हैं। और सर शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि योगी जी को उनके पद से ही हटाना चाहिए, क्योंकि ये जो गौमांस है वो सप्लाई होता है और उनको मुख्यमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। नहीं, यही एक और सरकार बात है कही है जो, शंकराचार्य ने, जो उन्होंने 40 दिन का नोटिस दिया है, 10 दिन निकल गए हैं। जी शास्त्रों और वेदों में लिखा हुआ है, जो सन्यासी तनख्वाह ले, वेतन ले, उसे सन्यासी पद से तुरंत हटा दिया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ 30 दिन के बाद या तो अपना मठ छोड़ें या चीफ मिनिस्ट्री छोड़ें, और विकल्प चुन लें। ये दोनों चीज नहीं चलेगी कि शादीशुदा भी है और गैर शादीशुदा भी है, या तो शादीशुदा है या बीवी को छोड़ रखा है, दो में से एक ही विकल्प चुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।